हाँ तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के हिंदी के 2018 के प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके फाइनल एग्जाम में यानी कि 2025 में आने की संभावना इसकी बहुत ही अधिक रहेगी, क्योंकि आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में वो प्रीवियस ईयर से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए क्या करना है, आपको रिवाइज एक बार जरूर कर लेना है और इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग मात्र 50 ही ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करेंगे। लगभग इससे आपको बोर्ड एग्जाम में भी बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बुढ़ापा हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि बुढ़ापा बचपना, यानी कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, भावों में प्रकट कर सकते हैं। तो यानी कि हमारा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न को देखते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो प्यारे बच्चों, विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, संबंधवाचक होता है, एक निश्चयवाचक, परिमाणवाचक, एक होता है सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद तीसरा प्रश्न आपका है, आपने क्या खाया। देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक का चिन्ह है, आपने क्या खाया। इस वाक्य में क्या क्या कौन सा सर्वनाम है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना आपको, आपने क्या खाया, इसमें 2 सर्वनाम आ रहे हैं। एक तो आ रहे पुरुषवाचक सर्वनाम, एक आ रहे प्रश्नवाचक सर्वनाम। परंतु यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे क्या, आपने क्या खाया है, यानी कि क्या, कौन, किससे, किसने, किसे, जितने भी सारे प्रश्न स्टार्ट होते हैं या बीच मध्य में या फिर शुरुआत में, तो उसमें प्रश्नवाचक का चिन्ह लगता है। तो यानी कि प्रश्नवाचक यहाँ पे सर्वनाम पूछा जा रहा है। दूसरी ओर चलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम इसी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम आते हैं। तो उसमें होता है कि जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, अगर वहाँ पे पूछा जा रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा, तो पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है स्पेसिफिक एक वर्ड दिया गया है क्या, तो यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझते जाना है हर एक प्रश्न को। भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं। प्यारे बच्चों, पहले तो जानना है, वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं, भूतकाल के आपके 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 7, भूतकाल के 6 और भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। यहाँ पे आपको देखना है 3 कितने हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं और वर्तमान काल के 7 भेद होते हैं और भूतकाल के 6 भेद होते हैं। उसके बाद चलते हैं 5वां नंबर प्रश्न, क्या है, दध्योदन। क्या है, दध्योदन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो दधि जोड़ ओदन, यानी कि दध्योदन हो जाएगी। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं, राम ने भिखारी को पैसे दिए। इस वाक्य में को, कर्ता ने कर्म को, देखना है आपको। कर्म इसमें क्या है, ये आपका द्वितीय विभक्ति हो जाती है, यानी कि कारक का दूसरा विभक्ति आपका कर्म हो जाता है। यानी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए के द्वारा, आपादान से जुदाई के अर्थ में, उसके बाद संबंध काके की राड़ेरी नाने नी, अधिकरण में पर होता है संबंध। उसके बाद संबोधन, किसी को बुलाना, पुकारना या फिर स्मरण करना। अगला प्रश्न को देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न आपका है, लोह पुरुष में कौन सा समास है। तो लोह पुरुष, यानी कि लोह पुरुष आपका देखा जाए तो यहाँ पे 2 चीज़ आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले देखना है कि लोह पुरुष देखिए आपका कर्मधारय है। कर्मधारय समास का ये कहना है कि विशेषण विशेष का बोध कराएगा, यानी कि पुरुष जो है लोहा के समान है। ठीक है, पुरुष जो लोहा के समान है या फिर श्रेष्ठ पुरुष के नाम से भी जाना जाता है लोह पुरुष, तो यानी कि इसकी विशेषता को बताई जा रही है। ठीक है, और अगर इसको अलग अलग कर देते हैं तो लोहा का पुरुष हो जाएगा, जो कि कतई नहीं होगा। अर्थात इसलिए आपका यहाँ पे कर्मधारय समास होगा, क्योंकि एक विशेषण और विशेष और विशेषण का बोध कराया जा रहा है। तो विशेषण और विशेष का जब भी बोध कराया जाएगा तो कर्मधारय समास के अंतर्गत आएंगे। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, निर्जन। देखिए निर्जन में यानी कि निर्जोड़ जन। अब आपको यहाँ पे निर में क्या लगना चाहिए, हलंत लगना चाहिए, क्योंकि अगर किसी
शब्द के बीच में किसी वर्ण में हलंत लगता है, यानी उस वर्ण का क्या होता है, वो वर्ण आधा हो जाता है, और अगर रो है तो स्पेसिफिक, तो उसका बन जाता है रेफ। देखा जाए तो यहाँ पे इसी तरह से बना है, निर्जन में जौ पे ऊपर रेफ बना है, और जब भी रेफ बनता है तो उस शब्द पे ना लगकर किसी यानी कि बाद वाले शब्द के ऊपर उसका चिन्ह का आधा स्वर लगता है, यानी कि आधा उसका वर्ण लगता है, यानी कि निर्जन आपका हो जाएगा निरुपसर्ग। यहाँ पे आपको हलंत दिख रहा है, हलंत में ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न को देखते हैं, कौन सा शुद्ध शब्द है, 9 का है, कौन सा शुद्ध शब्द है। देखिए शोणित आपका शुद्ध शब्द यहाँ पे दिखाई दे रही है, सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, यदि ए के बाद, यानी ए एक स्वर वर्ण है, ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए किस में परिवर्तन हो जाएगा। हम बताए थे, यदि ए के बाद अगर उससे कोई भिन्न स्वर आए तो वो जब भी चेंज होगा तो आई में चेंज होगा, ठीक है, आई में चेंज होगा। अगर आ है तो फिर आई चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना आपको, सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न का आपका है 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ पे देखना आपको वाक्य शुद्ध इनमें से कौन है। बाकी 3 वाक्य आपके गलत होंगे यानी अशुद्ध होंगे, एक वाक्य होगा जो आपका शुद्ध होगा। आपके दर्शन कब होंगे, हे प्रभु आपके दर्शन कब होंगे, मैंने यह काम करा है। देखिए पहली बात, अगर कोई काम रहता है तो उसमें उनका लास्ट में चिन्ह लगना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं हो सकता। प्यास से होठ सूख रहा था, इसमें भी आपका वाक्य जब पूरा होता है तो उसमें एक पूर्ण विराम का चिन्ह दिया जाता है, जो कि इसमें भी नहीं है। मेरी बात सुनो, यहाँ पे एक क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, इसमें भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपके दर्शन कब होंगे, यानी एक प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। हाथ साफ करना, यानी कि हाथ साफ करना मतलब कि चोरी करना, सही ऑप्शन 12 का आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि चोरी करके हाथ साफ कर लिए। 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध हितौसी, एक हितैषी होता है, दोनों एक ही शब्द है, तो होता है हितैषी या फिर हितैषी में ये स्व, हालांकि होता है हितैषी में तालव्य स्व ही, तो में 2 ऐकर और तालव्य स्व दीर्घिकर हितैषी। अंतिम में कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है, शब्द के अंत में लगने वाले मूल धातु, यानी मूल धातु के शब्द के अंत में लगने वाले को क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय से क्या होता है, शब्द परिवर्तन भी होता है और शब्द में कुछ शब्द को अलग भी किया जाता है एक तरह से। तो 14 का राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रत्यय अंतिम इम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। देखिए बच्चों, अष्टाध्यायी यानी कि अष्टाध्यायी में पूछा जा रहा है कौन सा समास इनमें से होगा। तो यहाँ पे अष्टा मतलब आ रहा है, यहाँ पे एक संख्या का बोध हो रहा है, और जिसमें संख्या का बोध होता है यानी कि संख्या प्रभेद द्विगु, यानी कि जिस शब्द का पहला पद क्या होता है संख्यावाचक होता है तो उसमें द्विगु समास लगता है। और यहाँ पे क्या है, अष्टाध्यायी यानी कि 8 अध्यायों का, तो 8 अध्यायों का होता है अष्टाध्यायी, यानी कि द्विगु समास, और 8 क्या हमारा है, एक संख्यावाचक का है। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या बनी हुई है। तो एक जाति प्रथा बनी हुई है। पैर पर कमरा, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, हालांकि आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पैर पर कमरा किनकी रचना है, तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगर वीडियो बच्चों आपको अच्छी लग रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। B.R. नारायण, बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवादन किया था। देखिए बच्चों, ये जो प्रश्न आपका है ये आपके दही वाली मगम्मा से लिया गया है, ठीक है, जो कि ये आपके उड़िया भाषा में बताया गया था। B.R. नारायण उनके क्या किए थे, उड़िया भाषा को हिंदी में रूपांतरण किए थे। कवयित्री अनामिका का जन्म, हालांकि कवयित्री अनामिका अभी तक जिंदा है, तो कवयित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था, तो 1961 ईस्वी में हुआ था, सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। घनानंद की भाषा
क्या है? तो घनानंद की भाषा क्या थी? तो ब्रज भाषा में वो लिखे थे, यानी कि उसकी श्लोक जो थी वो ब्रज भाषा में थी। किसके अनुसार? सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। यानी कि खोखा के अनुसार क्या हुआ था? सेनों ने, यानी सेनो सेनो मतलब कि सेनो मतलब उनके पिताजी, ठीक है, उसके पिताजी क्या कहते? सिद्धांतों को भी बदल दिया था, यानी कि जो भी खोखा कहेंगे वही सही होगा। तो वो सही ऑप्शन आपका खोखा के अनुसार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 22वां प्रश्न को देखते हैं। दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को मिला था, जो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न को देखते हैं। 23वां प्रश्न, क्या दहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? देखिए बच्चों, दहते विश्वास किस भाषा से अनुवादित है? यानी कि उड़िया भाषा से अनुवादित है, अनुदित है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? क्या है प्रश्न? दूर चट्टानों की ठंडी गोद में रेनर मारिया रिल्के, जिसके पिताजी थे क्या थे? जोसेफ रिल्के। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई थी? बच्चों इसका राइट आंसर आपका 25 का क्या हो जाएगा? तो 25 का सही उत्तर आपका हो जाएगा वनलता सेन हो जाएगी। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? यानी कि आध्यात्मिक शिक्षा किसको कहते हैं? यानी बुद्धि की शिक्षा। सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 26 का ऑप्शन आपकी सी हो जाएगी। आवर्णियों ने 19 दिनों में, देखिए 19 दिनों में इन्होंने कितना 35 गद्य और 27 को कविता 35 कविताएं और 27 गद्य लिख चुके थे, ठीक है। यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा 27 का ए हो जाएगा। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है? तो धरती कब तक घूमेगी ये जो आपके हैं ये हैं राजस्थानी भाषा से अनुदित है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। पापति को कौन सा रोग था? तो पापति को 29 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मेनिनजाइटिस रोग था। अगला प्रश्न को देखते हैं। वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो वीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में सृष्टा नामक कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त मिला था, जो कि 1990 ईस्वी में दिया गया था। प्रदेश की विद्या पढ़ने का परिणाम क्या होता है? तो प्रदेश की विद्या पढ़ने का परिणाम होता है कि इन सबकी बुद्धि विदेशी हो गई है। नगर कहानी पाठ के लेखक कौन है? नगर कहानी पाठ के लेखक सुजाता हैं। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? देखिए पांचवी वृत्ति के जीवंत, यानी कि मनुष्य की पांचवी वृत्ति को ये क्या करते हैं? नाखून जो हैं दर्शाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न को देखते हैं। रही रास किसकी रचना है? तो रही रास किसकी रचना है? तो गुरु नानक की रचना है। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। लक्ष्मी के तीन बेटे बेटी थे। तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम था अच्युत था। एक वृक्ष की हत्या कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? लुटेरों से, देश के दुश्मनों से, नादिरों से, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा नादिरों से। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का प्रवास कब से कब तक रहा था? तो गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का प्रवास हुआ था 1893 से लेकर के 1914 ईस्वी तक वो दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। सही ऑप्शन आपका 38 का ए हो जाएगा। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिला था तब इसकी उम्र कितनी थी? तो इसकी उम्र थी उस टाइम 27 वर्ष थी। सही ऑप्शन आपकी ए हो जाएगी। कवि ने माली और मालिन किसने कहा था? तो कृष्ण और राधा को कहा है। मंगू के अलावा उनकी माँ की कितनी संतानें थी? यानी मंगू के अलावा उसकी माँ के यानी कि मंगू के कितने संतानें थी? तो 3 और थे, टोटल 4 बच्चे थे। वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दिनकर की किस कृति के लिए, यानी रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो 43 का राइट आंसर आपका हो जाएगा उर्वशी के लिए।
नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? एक साक्षात्कार है। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं, जो कि लखनऊ में इनका जन्म हुआ था और रामपुर के ये मतलब इनकी सिस्टर की यानी बहन की शादी हुई थी और उनसे आना जाना इनका काफ़ी था। सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च करने के लिए दिए थे? तो 50 रुपये। उत्तर भारत की नागरी लिपि 9वीं सदी से मिलने लगती है और दक्षिण भारत की नागरी लिपि 8वीं सदी से मिलने लगती है। तो उत्तर भारत की नागरी लिपि के लेख कब से मिलेगी? तो 9वीं सदी से। बहादुर को कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगा था? तो 11 रुपये। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? एक काल्पनिक चित्र प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? अविच्छिन्न है और इसका होगा यथार्थ होगा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी बी नहीं होगा, सी होगा और इसका राइट आंसर आपका 50 का बी हो जाएगा। और इतना प्रश्न लेकर के आपका 1 से लेकर के कुल मिलाकर के 50 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन खत्म हुआ। होपफुली ये वीडियो आपको बच्चों पसंद आई होगी एग्जाम के लिए। अगर बच्चों पसंद आई तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।